नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं नागेंद्र। उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। साथियों, कहते हैं इंसान पर जब लालच का जिन्न सवार होता है ना, तो वो इस कदर पागल हो जाता है कि उसे अच्छा या बुरा कुछ भी समझ में नहीं आता। वो बस उस चीज़ को पाना चाहता है, भले ही उसके लिए उसको कोई जुर्म ही क्यों ना करना पड़े। दरअसल आज एक ऐसी ही कहानी के बारे में हम बात करने वाले हैं, जिसमें एक तमिलनाडु के एक व्यक्ति ने 1 करोड़ की बीमा राशि को हड़पने के लिए न केवल अपनी मौत की झूठी कहानी रची, बल्कि अपने एक दोस्त की हत्या भी कर दी। तो चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो बात कुछ यूं है कि तमिलनाडु के अयनावरम के निवासी हरिकृष्णन, जिसने 1 करोड़ की जीवन बीमा पॉलिसी का दावा करने के लिए अपने दोस्त के साथ मिलकर एक खौफनाक साजिश रची। सुरेश ने अपने दोस्त के साथ मिलकर अपने ही जैसी एक बॉडी कदकाठी का इंसान, जिसको बॉडी डबल कहते हैं, जो कि उसी की उम्र का हो, उसी की हाइट का हो, बॉडी की शेप साइज ऑलमोस्ट वही हो, उसकी तलाश उसने शुरू कर दी, जो शारीरिक रूप से भी ठीक उसी की तरह हो। सुरेश अपने बाकी के 2 दोस्तों के साथ मिलकर दिल्ली बाबू नाम के एक शख्स को खोज लेता है, जिसे सुरेश लगभग 10 साल पहले से जानता था, और वो भी अयनावरम का निवासी था। योजना तो पहले ही बन चुकी थी, तो योजना के तहत सुरेश ने दिल्ली बाबू और उसकी माँ से नज़दीकी बढ़ानी शुरू कर दी। डेली उनसे मिलना जुलना शुरू हो गया, घर पे आना जाना शुरू हो गया, और ये सब सुरेश एक प्लान के तहत कर रहा था। तो धीरे धीरे समय बीतता गया और सुरेश की दिल्ली बाबू और उसकी माँ से काफ़ी अच्छी जान पहचान हो गई। फिर एक दिन 13 सितंबर की रात है। तीनों दोस्त दिल्ली बाबू को शराब पिलाने के लिए पौंडीचेरी लेकर गए, और वहाँ से दिल्ली बाबू को चेगलपट्टू के पास एक सुनसान जगह पर ले गए, जहाँ पर उन्होंने पहले से ही एक झोपड़ी बना रखी थी। खेत में एक टूटा फूटा घर बना रखा था। अब तीनों दोस्त नशे में धुत थे, तो दिल्ली बाबू को लेकर वो उस खेत की झोपड़ी में जाते हैं, जहाँ योजना के अनुसार सुरेश दिल्ली बाबू की गला घोंटकर हत्या कर देता है और झोपड़ी में आग लगाकर मौके से भाग निकलता है। अब योजना के अनुसार सुरेश अपना एरिया छोड़कर फरार हो जाता है, और बाकी के जो दोस्त हैं उनके जरिए वो अपने परिवार वालों को ये सूचना दिलवा देता है कि झोपड़ी में जो व्यक्ति जलकर मरा है वो सुरेश ही है। उसके परिवार वाले झोपड़ी में आते हैं और जली हुई लाश को लेकर जाते हैं, और ये मान लेते हैं कि ये सुरेश ही है, और उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। इधर दूसरी तरफ दिल्ली बाबू की माँ लीलावती, जो अपने बेटे की दिल्ली बाबू की घर वापसी न होने पर गुमशुदगी की शिकायत पुलिस थाने में दर्ज करा देती है। लेकिन पुलिस की उदासीनता के चलते जब कार्रवाई नहीं हो रही होती है, तो लीलावती मद्रास हाई कोर्ट का रुख करती है। दिन है 16 सितंबर का। पुलिस को एक एरिया में झोपड़ी के अंदर एक जला हुआ शव होने की सूचना मिलती है, जिस पर पुलिस तुरंत हरकत में आती है और उस जली हुई झोपड़ी के पास पहुंचती है, और झोपड़ी में जले हुए उस व्यक्ति के बारे में पता करती है, जिस पर आसपास पूछताछ करने पर उस व्यक्ति का नाम सुरेश है, ऐसा पुलिस को पता चलता है। अब पुलिस को यह भी बताया जाता है कि सुरेश का शव उसकी बहन ने ले लिया था और अंतिम संस्कार भी कर दिया था। इधर लीलावती ने पुलिस को सूचित किया कि जिस दिन उसका बेटा सुरेश के साथ लापता हुआ था, उस दिन वह सुरेश के साथ ही बाहर गया था, और लीलावती ने आखिरी बार उसी दिन अपने बेटे से बात की थी। अब पुलिस को इस कहानी में कुछ ठीक नहीं लग रहा होता, जिस पर वह जांच करने के लिए आगे बढ़ती है, और इस सुराग पर कार्रवाई करते हुए सुरेश के गांव पहुंचती है, जहां सुरेश के रिश्तेदारों से पुलिस बातचीत करती है। तो रिश्तेदारों से बातचीत करने पर यह पता चलता है कि सुरेश मर चुका है, लेकिन पुलिस को यह भी पता चलता है कि सुरेश
जिसे सितंबर में मृत मान लिया गया था, वह असल में दिल्ली बाबू के मौत के लिए भी जिम्मेदार है। अब पुलिस अपनी छानबीन को और आगे बढ़ाती है और दोनों के मोबाइल की लोकेशन पता करती है, जिसमें दोनों के सेल फोन की लोकेशन उस जली हुई झोपड़ी के पास ही मिलती है। अब पुलिस आगे की तफ्तीश करती है और सुरेश के दोनों दोस्तों का पता लगाती है। दोस्तों को हिरासत में लेके पुलिस जब पूछताछ करती है तो दोस्त एक पॉइंट पे जाके टूट जाते हैं और पुलिस को ये बताते हैं कि सुरेश जीवित है और तीनों दोस्त, जिनका नाम है सुरेश, कीर्ति और राजन, इन तीनों ने ही मिलकर दिल्ली बाबू की हत्या की थी। और यह साजिश और फिर हत्या सुरेश की 1 करोड़ के बीमा पॉलिसी भुगतान का दावा करने के लिए सुरेश ने खुद रची थी, जिसमें इन दोनों दोस्तों ने भी उनका साथ दिया। फिलहाल पुलिस ने अपराधियों को गिरफ्तार करके हिरासत में भेज दिया है और इस केस की न्यायिक जांच अभी चल रही है। कहानी में हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। कल एक नई कहानी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।